भी कई बार जो खाना बच जाता है उसको एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके रखा होगा, या फिर लंच का खाना जब आप ले जा रहे हैं सुबह बनाकर तो उसको भी आपने पैक किया होगा। तो ये हम क्यों करते हैं? इसीलिए ना, ताकि जो खाना है वो सुरक्षित रहे उस समय तक जब आप खाना चाहते हो। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि पैकिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा फार्मास्यूटिकल्स को उपयुक्त रूप से पैक किया जाता है। ये क्यों पैक किया जाता है? ताकि वे अपने पैकिंग के अब फिर सवाल आता है कि ये जो सारे दवाइयाँ हैं इनको हम किस में पैक करके रखेंगे, किस बर्तन में रखेंगे? तो ये बर्तन जिनमें हम फार्मास्यूटिकल्स को रखते हैं उनको हम बोलेंगे कंटेनर्स। क्या बोलेंगे? कंटेनर्स। और इन कंटेनरों के जो ढक्कन होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोजर्स। क्या कहेंगे? क्लोजर्स। हाँ, सही। और अब इन्हीं ढक्कनों की मदद से हम इन कंटेनर्स को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब हम जब ये फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं तो अब हम एक या दो छोटे छोटे डब्बे तो बनाते नहीं, हम बनाते हैं बड़ी मात्रा में। तो इन सब का भंडारण करना या एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने के लिए हम इन्हें कार्टनों में रखते हैं। किसमें रखते हैं? कार्टनों में। ठीक है। तो ये जो कार्टन है ये कार्डबोर्ड के भी हो सकते हैं और ये इन कंटेनर्स को यांत्रिक और अन्य पर्यावरणीय खतरों से बचाते हैं। अब इन कार्टनों को हम एक और बड़े डब्बे में रखते हैं जो मोटे कार्डबोर्ड, लकड़ी आदि का बना होता है, ताकि ये सबसे सुरक्षित रह सके और इन्हें इधर से उधर करने में भी आसानी हो। हमने जो ये पढ़ा, मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। डिजायरेबल फीचर्स ऑफ अ कंटेनर, यानी कि कंटेनर की वांछनीय विशेषताएं। अब जो ये कंटेनर्स हैं उनमें पर्याप्त यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो भरते समय, खाली करते समय, बंद करते समय, प्रसंस्करण के समय और परिवहन और भंडारण के समय जो पर्यावरण के प्रभाव हैं उसको कंटेनर में झेलने की क्षमता हो। और यही नहीं, जो कंटेनर्स हैं उनमें स्टेरलाइजेशन के दौरान गर्मी का सामना करने की भी क्षमता होनी चाहिए। उन्हें उत्पादनों के साथ रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इन्हें दवाओं की स्थिरता को नहीं बदलना चाहिए। इन्हें पर्यावरण के खतरों से दवाइयों की रक्षा करने के लिए भी काबिल होना चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो कीमत है वो भी कम होनी चाहिए। और आसान लेबलिंग के लिए कंटेनर की सतह जो है उसे एक समान होना चाहिए और कंटेनर्स को इस तरह डिजाइन करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुविधाजनक तरीके से खुराक को इनसे निकाला जा सके। यही सारी होती है विशेषता। तो अब ये तो हो गए कंटेनर्स की वांछनीय विशेषताएं। तो अब आइए हम देखते हैं क्लोजर की भी वांछनीय विशेषताएं। इसमें भी कंटेनर्स की तरह की विशेषताएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि पर्याप्त यांत्रिक शक्ति होना, स्टेरलाइजेशन के दौरान गर्मी का सामना करने में सक्षम होना, अंदर रखे उत्पादनों के साथ रिएक्ट न करना, दवाओं की स्थिरता को नहीं बदलना, कम कीमत के होना और इसी के साथ ही साथ जो वाष्पीकरण द्वारा उत्पादनों का नुकसान होता है उसको भी इन्हें रोकना चाहिए और इन्हें परिवहन के दौरान उत्पादन को नुकसान पहुंचने से भी बचाना चाहिए। अब ये जो क्लोजर्स हैं इनमें पर्याप्त लोच और कठोरता भी मौजूद होनी चाहिए ताकि ये आराम से अच्छे तरीके से बंद और खुल सके। देखेंगे ग्लास। ठीक है, क्या देखेंगे हम? ग्लास। तो अब ये ग्लास कैसे बनता है? ठीक है, तो आप सिलिका और सोडा ऐश, इन तीनों को जब आप 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है, तब आपको जाकर मिलेगा ग्लास। क्या मिलेगा? ग्लास। ये जो कलेट है ये क्या होता है? ठीक है, तो कलेट और कुछ नहीं होता, जो छोटे टूटे हुए टुकड़े होते हैं ग्लास के उनको हम बुलाते हैं कलेट। ठीक है, और इनका उपयोग ये होता है कि जब हम नया ग्लास बना रहे हैं तब इस कलेट को हम इधर डाल देते हैं ताकि जो नया ग्लास बन रहा है
कि जो हमारा नया ग्लास है इसको बनने में आसानी हो। तो अब ग्लास को चुनते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए वो हम जानते हैं। तो जो ग्लास है उसकी रिजिडिटी यानी कि उसकी कठोरता हमें देखनी चाहिए। क्या वो गर्मी के कारण पिघल जाएगा या फिर अपनी संरचना बनाए रखेगा। कितनी कीमत का कांच है हमें ये भी पता रहना चाहिए। क्या जो ग्लास है वो संभालने के लिए सुविधाजनक है या नहीं, ये भी हमें पता रहना चाहिए। और आखिर में हमें कांच की स्थिरता के बारे में भी समझ होनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो अलग अलग प्रकार के ग्लास इस्तेमाल होते हैं वो है टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरे टाइप का ग्लास है वो है टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और तीसरे टाइप का जो ग्लास है वो है टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास। फिर आते हैं टाइप NP जो है नॉन पैरेंटल ग्लास। फिर है कलर्ड ग्लास यानी कि रंगीन ग्लास, जैसे कि एम्बर ग्लास जो होता है। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे चलकर जानेंगे। और आखिर में चलकर आता है न्यूट्रल ग्लास या उसे हम कह सकते हैं तटस्थ ग्लास। तो अब आइए हम देखते हैं ग्लास के कुछ फायदे और नुकसान, यानी कि उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम देखते हैं फायदे। तो ये जो ग्लास है ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या दवाई है। और ये जो ग्लास है ये विभिन्न आकृतियों और आकारों में भी उपलब्ध है। ये स्टेरिलाइजिंग तापमान और दबाव से इतना प्रभावित भी नहीं होता। ये किफायती भी होता है। अब रोशनी से जो संवेदनाशील होने वाली दवाइयाँ होती हैं उनको एम्बर रंग के ग्लास में संग्रहित किया जा सकता है। ये जो ग्लास होते हैं ये अभेद्य होते हैं, यानी कि इम्परमिएबल होते हैं। अब इन ग्लास कंटेनरों में जो दवाई अंदर होती है उनको सुरक्षित रखने की क्षमता इन कंटेनर में होती है। इसके कारण उनका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में काफी उपयोग होता है। और यही नहीं, जो ग्लास है वो समय के साथ भी नहीं होते इतने। तो अब आइए हम देखते हैं कांच के थोड़े नुकसान या डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अब जो कांच होते हैं इनका आसानी से टूटने का खतरा तो हमेशा बने ही रहता है। जैसे कि आपने भी कुछ कांच तोड़े ही होंगे क्रिकेट में छक्का मारते समय। ग्लास ऐसे भी होते हैं जो एल्कलाई को रिलीज कर रहे होते हैं, यानी कि अपने सरफेस से वो खुद से एल्कलाई को निकाल रहे होते हैं। तो अब ये जो एल्कलाई है इससे थोड़ी दवाइयाँ जो है उसके साथ प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट करने की क्षमता होती है। तो इसके कारण दवाई का खराब होने का खतरा होता है। तो ये भी ग्लास की एक डिसएडवांटेज है। तो प्लास्टिक हम किसी भी उस चीज को बुला सकते हैं जो पॉलीमर से बना हो। और पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये बस बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दोहराने जाने वाले सब यूनिट होते हैं। तो ये जो सब यूनिट हैं ये हो सकते हैं नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट, PVC इत्यादि। तो जैसे हमने ग्लास के लिए पढ़ा था वैसे ही हम देखते हैं प्लास्टिक के लिए चयन मानदंड। तो प्लास्टिक को चुनते समय हमें उसकी स्थिरता जांचनी चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी जांचनी चाहिए। प्लास्टिक की सामग्री के साथ यानी कि नमी से सुरक्षित रखने की भी क्षमता इसमें होनी चाहिए। एसिड और बेस के दुष्प्रभाव से भी प्रतिरोधी होना चाहिए। तापमान में बदलाव होने के बावजूद प्लास्टिक को सही स्थिति में रहना चाहिए, यानी कि कहीं गर्मी पड़ने लगी और प्लास्टिक ही पिघलने लग गया, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और फिर ये प्लास्टिक जो है वो किफ़ायती भी होना चाहिए। और जो प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें ये भी क्षमता होनी चाहिए कि वो जो दवाई है उसको अन्य पर्यावरण की गंदगी से बचा सके। तो अब आइए हम अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के बारे में। जो प्लास्टिक है उनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरे हो गए थर्मोप्लास्टिक। तो क्या हुए इनके प्रकार? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। सही। तो ये क्या होते हैं?
इनको हम आइए एक एक करके जानते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका सबसे सरल उदाहरण आप खाने से ले सकते हैं। सोच लीजिए इस बार आप केक बना रहे हैं। आपने केक मिक्स बना लिया और एक गोल बर्तन में डालकर गर्म कर दिया। अब जब आप उस गोल बर्तन से निकालेंगे केक को, तो उसका क्या? अब अगर आप इस केक को फिर से गर्म करेंगे तो क्या ये दूसरे आकार में बदल जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही जो प्लास्टिक एक बार गर्म करके ठंडे करने के बाद एक आकार ले लेते हैं और दोबारा गर्म करने पर वो आकार नहीं बदलते, उन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये वो प्लास्टिक है जिनका आकार फिर से नहीं बदला जा सकता और ये बेहद कठोर भी होते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण आइए जानते हैं। तो इसके उदाहरणों में आता है यूरेथेन, इपॉक्सी रेजिन और विनाइल एस्टर रेजिन। अब आते हैं हम थर्मोप्लास्टिक में। अब सोच लीजिए आपने एक चॉकलेट का टुकड़ा लिया और एक बर्तन में गर्म कर दिया। तो इसको गर्म करने पर क्या होगा? ये तरल हो जाएगा या हम कह सकते हैं पिघल जाएगा। और अगर आपने ये प्रक्रिया फिर से की तो ये चॉकलेट का टुकड़ा फिर से पिघल जाएगा। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने से पिघल जाते हैं और फिर ठंडे करने पर ठोस हो जाते हैं और जिनका आकार फिर से गर्म करने से बदला जा सकता है, इनको हम कहते हैं थर्मो। और इसके कुछ उदाहरण हो गए पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, जिसका पिघलने का तापमान 160 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आ गए पॉलीइथाइलीन, जो प्लास्टिक बैग, कंटेनर इसमें इस्तेमाल होते हैं और 110 टू 115 डिग्री सेल्सियस। फिर है नाइलॉन, फिर है PMMA यानी कि पॉली मिथाइल मेथैक्रिलेट, फिर है PTFE जो है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। अब आइए हम बात करते हैं प्लास्टिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो प्लास्टिक की एडवांटेजेस ये होती है कि वो वजन में हल्के होते हैं और आसानी से संभाले भी जा सकते हैं। ये विभिन्न आकारों और छोटे बड़े साइजेस में भी उपलब्ध होते हैं। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाया जा सकता है। ये इनऑर्गेनिक केमिकल के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित भी रहते हैं और इनके जो कंटेनर्स बनते हैं, उन कंटेनर्स में दवाइयों को अच्छी तरीके से सुरक्षित रखने की भी क्षमता होती है। अब आइए हम देखते हैं प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ज्यादातर प्लास्टिक जो है वो तगड़ी गर्मी को झेल नहीं पाते, जिसके कारण उनका पिघलने का खतरा रहता है। अगर हम इनकी मेटल से तुलना करें तो काफी लंबे समय तक इनका उपयोग भी नहीं किया जा सकता। नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, जिसके कारण ये बेहद नुकसान पहुंचाते हैं धरती को भी और पशु पक्षियों को भी। मेटल्स, अब देखिए मेटल्स जो हैं वो कम इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए, क्योंकि मेटल्स का दवाइयों के साथ प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट करने की संभावना अधिक होती है। अब जो थोड़े बहुत मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग के लिए, उनमें आते हैं टिन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के कंटेनर्स। और इनमें एल्यूमिनियम का ज्यादातर उपयोग किया जाता है क्योंकि वो काफी हल्के भी होते हैं और दिखने में भी अच्छे होते हैं। अब जब हम मेटल्स चुन रहे हैं तो हमें उन मेटल्स को चुनना चाहिए जो माइक्रोबियल संदूषण से रक्षा कर सके हमारे दवाइयों की, और जो दवाइयों के साथ रिएक्ट भी ना करें, और मेटल्स जो तापमान का परिवर्तन को भी झेल सके। अब आइए हम मेटल्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मेटल्स की जो एडवांटेजेस हैं उसमें आता है कि ये काफी टिकाऊ होते हैं, यानी कि आसानी से टूटते नहीं। ये रोशनी, नमी और अन्य गैसों को अपने कंटेनर के अंदर आने भी नहीं देते। ये कांच के कंटेनरों की तुलना में वजन में भी हल्के होते हैं। डिसएडवांटेजेस इनकी ये है कि ये काफी महंगे होते हैं और जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में जाना था, ये दवाइयों के साथ रिएक्ट भी करते हैं।
अब हम हमारे आखिरी पैकिंग मटेरियल को देखते हैं, जो कि है रबर। अब रबर सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? इरेजर? जी हाँ, मेरे भी दिमाग में यही आया था। तो ये जो रबर है, ये असल में क्या होती है और कहाँ से आती है, यानी कि इसका स्रोत क्या है? आइए जानते हैं। तो रबर या तो पौधों से मिलती है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल रबर, या हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से भी रबर को बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। जो पौधों से मिलती है वो है नेचुरल रबर, और जो पेट्रोलियम से मिलती है वो है सिंथेटिक रबर। फार्मास्यूटिक्स में का इस्तेमाल जो हमने क्लोजर्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन की स्लाइड में, उसके लिए किया जाता है। तो ये वायल्स, मल्टी डोज के कंटेनर्स और आईवी फ्लूइड के क्लोजर्स के लिए बनाई जाती है। तो अब कौन सी रबर चुनी जाए? तो इसके लिए हम देखते हैं कि रबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, ताकि वो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। वो ऐसी भी होनी चाहिए कि कोई उसके साथ कोई गड़बड़ ना कर सके। उनमें थोड़ा लचीलापन भी होना चाहिए। उनमें आग और रोशनी से दवाई को बचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। और अगर दिखने में भी अच्छी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। अब हमने जो अलग अलग प्रकार की रबर देखी थी, उनको हम आइए थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा, रबर दो प्रकार की होती है। बोलिए कौन सी कौन सी? हाँ, नेचुरल और सिंथेटिक। तो जो नेचुरल रबर है वो रबर के पेड़ जिसका नाम है हीविया ब्रासिलिनेसिया, उससे मिलती है लेटेक्स के रूप में। और ये रबर असल में होती है पॉलीमर से बनी। अब आपने भी शायद इस पेड़ को कहीं ना कहीं देखा होगा, जो इस चित्र में मौजूद है। इसको एक प्रकार से काटने पर ये जो सफेद टाइप की लिक्विड है, ये प्राप्त होता है। ये और कुछ भी नहीं, रबर होता है। अब इन नेचुरल रबर्स के उदाहरण हो गए प्रीन, वल्कनाइज्ड रबर आदि। अब जो सिंथेटिक रबर होती है वो होती है कृत्रिम इलास्टोमर। क्या होती है? कृत्रिम इलास्टोमर, या हम कहेंगे आर्टिफिशियल इलास्टोमर। ये और कुछ नहीं, ये पॉलीमर्स होते हैं जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से बनते हैं। और सिंथेटिक रबर की ये खासियत होती है कि वो बेहद प्रतिरोधी होती है ऑक्सीडेशन से और रसायनों से। और इसी के कारण ये जो रबर है वो ज्यादा जरूरी भी मानी जाती है नेचुरल रबर से। इसके उदाहरण हो गए पॉलीसल्फाइड रबर, ब्यूटाडीन रबर आदि। अब आते हैं हम रबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। तो रबर के ये एडवांटेजेस हैं कि ये आसान होती है इस्तेमाल करने में, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ये लचीली भी होती है, खिंचाव योगी भी होती है, और जो नरम रबर होती है वो रीसील भी आसानी से हो जाती है, और जो सख्त रबर होती है वो जल्दी बनाई भी जा सकती है। अब आइए हम देखते हैं रबर के कुछ डिसएडवांटेजेस को। उनका समय के साथ छोटे होने का खतरा रहता है, क्योंकि उनका लचीलापन जो है वो कम हो जाता है। अब थोड़ी रबर्स ऐसी भी होती हैं जो रसायनों के साथ रिएक्ट भी करती हैं, और काफी देर गर्मी में अगर रबर रख दी जाए तो उनका लचीलापन जो है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण फिर वो बेकार हो जाती है।